हेलो फ्रेंड्स, जूलॉजिक्स में आपका फिर एक बार स्वागत है। आई एम नवाब नासर। सो वी आर डिस्कसिंग जूलॉजी, 11th जूलॉजी फॉर नीट स्टूडेंट्स. We have completed one chapter, that is breathing and exchange of gases. Today we are starting a new chapter, a chapter of human physiology. We are going to discuss the new topic, that is body fluids and circulation. तो हम ये शुरू करने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जूलॉजिक्स में हमने एनसीईआरटी का हर लाइन और हर टर्मिनोलॉजी देखने का हमने डिसाइड किया है। अभी तक हमने जो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस था उसके अंदर हमने हर 7 लेक्चर उसके हमने जो है सो रिकॉर्ड किया और हर टर्मिनोलॉजी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हमने कवर किए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन. Body fluids and circulation. This is 11th zoology topic for NEET students. Let's start. Body fluids and circulations. Body fluids and circulation. So now name itself, chapter name itself explains कि we are going to discuss different types of body fluids and the circulation of that fluid. So body fluid के अंदर most common चीज है हमारे बॉडी के अंदर, वो है ब्लड. जो खून, जो रक्त हम मराठी में कहते हैं ब्लड, खून, ये हमारे बॉडी का सबसे कॉमन फ्लूइड है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड है. तो हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हम यहाँ पे ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं. ब्लड 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 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लड. हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं. और ये ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट कैसा करता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका, वो भी हम देखने वाले हैं. तो ब्लड और ब्लड से रिलेटेड सिस्टम सर्कुलेशन का हम यहाँ देखने वाले हैं. जैसा कि हम जानते हैं, ह्यूमन बींग्स हो या लिविंग बींग्स हो, उनको अलग अलग चीजों की जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है. We need different kind of things to maintain our body as a living being. So as we have discussed in earlier chapter, oxygen is needed. बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है. कई में क्यों जरूरत होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जरूरत होती है. तो ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसकी बॉडी को जरूरत होती है. उसी तरीके से न्यूट्रिशन एक चीज है. जैसा हम खाना खाते हैं तो फूड न्यूट्रिशन, उसकी भी हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो ऐसे एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो हमारे बॉडी को जरूरत है. जैसा कि मैंने बोला, O2 ऑक्सीजन की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की होती है. तो ऐसे बहुत सी चीजों की जरूरत बॉडी को होती है. अब ये जो O2 है, ये न्यूट्रिशन है, ये बॉडी की इसको रिक्वायरमेंट है. लेकिन ये O2 हमारे बॉडी के अलग अलग सेल और टिश्यू तक, टिश्यू एंड सेल्स तक पहुंचेगा कैसे? हु विल कैरी दिस O2 और न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, सिस्टम, सेल्स, टिश्यू तक? ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कौन लेके जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल चीजें हैं. जैसा मेटाबॉलिक रिएक्शन में CO2 भी प्रोड्यूस होता है. जैसा O2 की रिक्वायरमेंट होती है, वैसा CO2 बॉडी के लिए हार्मफुल है. तो इसको रिमूव भी करना पड़ेगा. तो टू रिमूव हार्मफुल गैसेस लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको रिमूव करने के लिए भी एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है. तो जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी के टिश्यू और सेल्स तक पहुंचाने के लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए. और जो हार्मफुल है उसको भी बाहर निकालने के लिए, उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए जो है सो के हमें एक सिस्टम और मैकेनिज्म की जरूरत होती है. इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर बहुत से फंक्शंस है. जैसा कि अब बच्चा पैदा होता है, जब पैदा होता है वो बड़ा होता है, तो उसको बड़ा होने के लिए उसको बॉडी का सिग्नल जाना पड़ेगा ना. उसको ब्रेन से एक सिग्नल जाएगा कि तेरी एज बढ़ रही है, तेरे को न्यूट्रिशन आ रहा है, उसका सही से इस्तेमाल करो और बॉडी की ग्रोथ हो, उसकी हड्डियां मजबूत हो, उसके बोन्स इलोंगेट हो और उसकी बॉडी डेवलप हो, मसल्स डेवलप हो. ये जो सिग्नल्स जाते हैं वो हार्मोन के जरिए जाते हैं. हार्मोन
हार्मोन नाम का एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये भी जब बॉडी में रिलीज होते हैं तो ये हार्मोन्स को भी उसके टारगेटेड सेल्स तक ले जाने का काम भी ब्लड ही करता है। तो उसकी भी सिस्टम होनी चाहिए। हार्मोन बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, तो ये हार्मोन्स भी बॉडी के टारगेटेड पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए भी हमें एक सिस्टम की जरूरत है। तो ये पूरे सिस्टम की, ये पूरे जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी के, जैसा कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कैरी करना, हार्मफुल चीजों को बाहर निकालना, और हार्मोन जैसी इंपॉर्टेंट चीजों को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होनी चाहिए। और वो इफेक्टिव सिस्टम हमारा जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। और उसके अंदर जो ब्लड नाम का फ्लूइड है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, वो पूरे बॉडी के पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है और हार्मफुल चीजें निकालता है, और इम्पॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स लाइक हार्मोन और भी उसके जो रिक्वायरमेंट है जैसा डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह, वो उसमें एक्ट करता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो शुरुआत करते हैं हम ब्लड की, लेकिन ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम वाली चीज है ये ह्यूमन बीइंग जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लेकिन जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बॉडी छोटी होती है, जो जिसके अंदर पूरी बॉडी सिस्टम और उसके अंदर वो ऑर्गन सिस्टम नहीं डेवलप हुए वाला रहता है, जो एकदम प्रिमिटिव स्टेज के जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर ये काम कैसा करता है, ये सर्कुलेशन का काम कैसा होता है, तो हम देखने वाले हैं। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे एनसीईआरटी में जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं, सिंपल organisms like sponges और सिलेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स। स्पॉन्ज की बॉडी हमने देखा कि स्पॉन्ज की बॉडी इस तरीके की है, तो इसके बॉडी के ऊपर ऐसा पोर्स होते हैं छोटे छोटे छोटे। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये ज्यादातर एक्वाटिक होते हैं, तो ये सराउंड से जो वाटर है, सराउंडिंग वाटर को इन और आउट करते हैं, और ये इन और आउट जो होता है वाटर का सर्कुलेशन, इसी में इनका न्यूट्रिशन और हार्मफुल, जो वाटर अंदर लेते हैं तो न्यूट्रिशन भी सराउंडिंग से अंदर आता है, और बॉडी में जो प्रोड्यूस वाले हार्मफुल चीजें हैं वो भी इससे आउट हो जाते हैं। तो सिलेंट्रेट्स और स्पॉन्जेस जैसे जो प्रिमिटिव सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, वो सराउंडिंग वाटर के इन और आउट की जो प्रोसेस है, इसी से उनका सर्कुलेशन होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिजम्स है जैसा ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर ये ब्लड वाला सिस्टम, कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, उसका ज्यादातर कॉमनली ब्लड होता है। और एक है लिम्फ नाम का, वो भी काम करता है, उसके अंदर भी कुछ चीजें, कुछ सब्सटेंसेस बॉडी में मूव होते हैं, लेकिन कॉमनली प्रीडोमिनेटली ब्लड जो है, ब्लड ही मेन काम ये करता है। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, एलिमेंट्स है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का और बॉडी के अंदर हार्मफुल चीजों को बाहर निकालने का। तो हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर एक कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम अब उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड और लिम्फ हम देखने वाले हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन भी हम देखने वाले हैं। तो हम अब ब्लड का हम बॉडी फ्लूइड्स में जब ब्लड पढ़ रहे हैं, तो ब्लड में एक्चुअली पढ़ रहे क्या है, ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, वो बना कैसे है, वो किन किन चीजों से ब्लड बनता है, और प्रॉपर्टीज, उसका काम क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसा कि हम देखते हैं जब हम एक मूवी देखते हैं, मूवी के अंदर हम देखते हैं कि एक हीरोइन है, एक हीरो है, एक विलन है, हीरो के 2 दोस्त हैं, हीरोइन की 3 सहेलियां हैं, विलन के 4 चेले हैं। तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया। अब प्रॉपर्टीज बोल तो हीरो
गुड लुकिंग है, हैंडसम है, बॉडी बिल्डर है, फैशन अच्छा है इसका, एक्टिंग अच्छी है, एक्शन हीरो है, ये उसके प्रॉपर्टीज हो गई। हीरोइन स्लिम है, फेयर है, डांस अच्छा करती है, तो ये हीरोइन के हो गए। विलन दिखने में भी गंदा है, गुस्से वाला है, झगड़ालू है, कमीना है, और उसके चेले उसके जैसी है, तो ये क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। तो कॉम्पोजिशन का मतलब वो ये फिल्म का कॉम्पोजिशन हो गया, और प्रॉपर्टीज हर चीज का एक एक कैरेक्टरिस्टिक, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये हम ब्लड के बारे में, हम फिल्म के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ब्लड। ब्लड का हम कॉम्पोजिशन भी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम जो सेकंड चीज ये चैप्टर में पढ़ेंगे वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, ये हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो ये दो चीजों में हमारा टॉप चैप्टर डिवाइडेड है, एक कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। तो हमने देखा कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स के अंदर वो तो सराउंडिंग से ही वाटर बॉडी के अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, वही मूवमेंट में उनका काम हो जाता है। सर्कुलेशन के जो फायदे हैं जैसा कि न्यूट्रिशन आना और हार्मफुल चीजें बाहर जाना, ये उनका उसी में हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर जो है सो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसका नाम है ब्लड, और वो काम करता है। तो अब हम देखते हैं ब्लड। तो आज हम ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ब्लड खून का रिश्ता, रक्त, हाँ अक्सर हम मूवीज में वगैरह देखते हैं। आजकल आशिक लोग ब्लड से भी खत लिख रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड्स को वगैरह, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको याद रहे। तो ब्लड रेड होता है हम जानते हैं, तो हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। खून, खून, रक्त, रक्त चरित्र एक मूवी भी आई थी, हाँ। तो ब्लड के हम बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ब्लड क्या है। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है, इट्स अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये इसकी खास बात है। और वो बना हुआ होता है दो चीजों से, लेकिन बना हुआ होता है तो ब्लड है क्या एक्चुअली, इट्स अ फ्लूइड मैट्रिक्स। अब आप बोलोगे ये फ्लूइड मैट्रिक्स क्या चीज है। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करने वाला टिश्यू है, ये तो समझ में आ गया। फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर अलग अलग चीजें डली हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम शरबत बनाते हैं समर सीजन में, शरबत बनाते हैं, क्या क्या होता है उसमें, लेमन, फिर उसमें डालते हैं हम शुगर, फिर उसमें डालते हैं, कुछ लोग डालते हैं मिंट के लीव्स, कुछ लोग डालते हैं तुलसी लीव्स। तो ये शरबत एक फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया, उसके अंदर एन नंबर ऑफ चीजें हैं, लेमन है, शुगर है, मिंट लीव्स है, तुलसी, और मेन चीज वाटर है, वाटर ठंडा, हाँ वाटर, कुछ लोग आइस भी डालते हैं। तो ये शरबत क्या हो गया, एक तरीके का फ्लूइड मैट्रिक्स। उसी तरीके से ब्लड भी एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। तो फ्लूइड मैट्रिक्स समझने के लिए आप याद रखो शरबत, जैसे शरबत में बहुत सी चीजें होती हैं वैसा ही ब्लड में भी बहुत सी चीजें हैं। लेमन का काम अलग है, शुगर का काम अलग है, आइस का काम अलग है। उसी तरीके से ब्लड में जो अलग अलग चीजें हैं उनका भी काम अलग अलग है। तो ब्लड के खासियत क्या है, वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है और वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स है तो उसके अंदर क्या, कौन सी चीजों, कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं, उससे वो बना हुआ है फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड नाम का फ्लूइड मैट्रिक्स वो बना हुआ है दो चीजों से, एक है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दूसरा है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा।
प्लाज्मा से बना हुआ है। आजकल हमने प्लाज्मा ये वर्ड सिर्फ टीवी के हद तक सुना है, फ्लैट्रॉन, प्लाज्मा डिस्प्ले, प्लाज्मा टीवी, ये सुना है, लेकिन हम उस प्लाज्मा की बात नहीं कर रहे, हम ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक में कोशिश करेंगे कि प्लाज्मा वाला जो सेक्शन है वो हम कंप्लीट करें। लेट्स कंप्लीट द प्लाज्मा टुडे। ओके, फॉर्म एलिमेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत डिटेल्स है, तो इसके लिए एक पूरा लेक्चर लगेगा। लेकिन प्लाज्मा ये मोटी मोटी बातें हैं, इसमें बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा याद रखने वैसा कुछ है नहीं उसमें खास। कुछ चीजें हैं जो हमको इसमें खास तौर पे याद रखने की है। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्लाज्मा। तो हमने देखा ब्लड के बारे में, ब्लड के अंदर फॉर्म्स एलिमेंट, ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर फॉर्म्स एलिमेंट और प्लाज्मा होता है। ये दो चीजों से बना हुआ ये फ्लूइड मैट्रिक्स है। तो हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्लाज्मा। प्लाज्मा, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक एज पर दी एनसीईआरटी जो हमारे बुक में दिया हुआ है, ये स्ट्रॉ कलर्ड होता है। कौन सा कलर? स्ट्रॉ कलर्ड। अब स्ट्रॉ कलर्ड मतलब ये येलोइश होता है, लेकिन किस तरीके का येलो होता है? सूखी हुई घास जो होती है ना, सूखी हुई घास, ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास की जैसा, ड्राई ग्रास का जो कलर होता है ना येलोइश, या हमारे मराठी में खास करके हम देखते हैं चिप्पाड़ा। कोणाकोणाला माहित है चिप्पाड़ा? हमारे पास जो ज्वारी का पीक आता है, जब ज्वारी का पीक बड़ा हो जाता है, जब वो उसका ऊपर का जो निकाल लेते पिनेकल उसका, तो बचा हुआ जो है, जो बाद में मवेशी खाते हैं, जो एनिमल्स खाते हैं, कैटल्स खाते हैं, उससे हम मराठी में कहते हैं चिप्पाड़ा। तो वो जो कलर होता है, या फिर गेहूं का भी जो सूखा हुआ ये होता है नॉर्थ इंडियंस के लिए खास करके, तो वो जो कलर है उसको स्ट्रॉ कलर बोलेंगे। येलोइश सूखी हुई घास, ड्राई ग्रास। तो उसका प्लाज्मा का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? वो स्ट्रॉ कलर होता है और वो विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड। सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज विस्कस, विस्कस, विस्कस। विस्कस फ्लूइड का मतलब वो स्टिकी, थिक होता है, जैसा कि हनी, शहद हमने देखा ना, शहद। तो शहद कैसा होता है? जब हम उसको उंडलने की कोशिश करें तो वो स्लोली जाता है और आराम से गिरता है, बहुत फास्ट दब 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 नहीं गिरता। तो वो थोड़ा चिकट, स्टिकी होता है और थिक होता है, तो उसे कहते हैं विस्कस, लाइक हनी। आपको ये याद रखना है। तो पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रॉ कलर है। सेकंड उसका कैरेक्टर है वो विस्कस है, विस्कस नेचर, लाइक हनी, शहद, मध। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है। तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड है और विस्कस है। ये दो चीजें आपको प्लाज्मा के बारे में याद रखनी है, जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से है। तो हम क्या देख रहे हैं? ब्लड का। सबसे पहले मैं यहां साइड में लिख देता हूं, आपको याद रहे इसलिए। प्लाज्मा, उसमें वो स्ट्रॉ कलर्ड और विस्कस है। ओके, ये हमने देखा। अब प्लाज्मा जो है वो प्लाज्मा ब्लड का 55% इज प्लाज्मा। ब्लड का 55% चीज क्या है? प्लाज्मा है। ब्लड अगर निकालेंगे आप तो उसमें 55% सिर्फ प्लाज्मा। ब्लड 55% प्लाज्मा से बना हुआ है। ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, और जो प्लाज्मा है सिर्फ प्लाज्मा, उसमें से 90 से 92% ये पानी से बना है, वाटर। तो आप अंदाजा लगा रहे कि वाटर कितना ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए। इन अदर वर्ड्स, हमारे ब्लड का 50% चीज क्या है? सिर्फ पानी है, वाटर है, वाटर।
इसीलिए हमें इतनी प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं। विदाउट फूड वी कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम, बट विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम। सो व्हाई वाटर इज सो इम्पोर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड कि ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका 90 से 92% प्लाज्मा ये वाटर से बनने वाला है। तो ये वाटर हमारे बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट। खास करके आप देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मैसेजेस, जब समर सीजन बहुत हाई होता है, मई का महीना होता है, तो मैसेजेस आते हैं कि बार बार पानी पियो, वरना उष्माघात जिसको बोलते हैं, सनस्ट्रोक होता है, उसमें आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। क्यों? तो बॉडी से पसीना जा जाके और हीट के वजह से बॉडी को कूल रखने के लिए बॉडी का पानी यूज हो जाता है, तो ब्लड में से भी पानी निकल जाएगा और वो गाढ़ा हो जाता है। और इसमें इसीलिए लोग अक्सर जो सनस्ट्रोक में मर जाते हैं। इसीलिए समर सीजन में हमको प्यास भी ज्यादा लगती है और ज्यादा पानी हमें पीना भी चाहिए। ये अदर देन मैं ये बता रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो प्लाज्मा का 90 से 92% ये वाटर होता है और 8 to 6% इज प्रोटीन्स। प्लाज्मा का 8 to 6% इज प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स ही मेन खेल खेलने वाले हैं। वाटर के बारे में हमारे पढ़ना नहीं, लेकिन ये प्रोटीन्स, इसके टाइप्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें पढ़ना है 8 to 6%। लेकिन हमारे सिलेबस का ये प्लाज्मा का 90% जो है वो प्रोटीन्स के बारे में ही खेल है हमारा। सो लेट्स डिस्कस प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से होते हैं? पहला है फाइब्रिनोजिन, अच्छे से लिखता हूं स्पेलिंग, फिब्रिनोजिन। पहला है क्या है? फिब्रिनोजिन। इसका काम है बॉडी ब्लड के अंदर का क्लॉटिंग और कोएगुलेशन करना। ब्लड का क्लॉटिंग या कोएगुलेशन करना, ये फाइब्रिनोजिन का काम है। अब क्लॉटिंग और कोएगुलेशन का मतलब क्या है? ये एक ही काम के दो अलग नाम है, क्लॉटिंग करना या कोएगुलेशन करना। जब हम देखते हैं कि हमको जख्म हो जाती है, मार लगता है खेलते वक्त या गाड़ी पे गिरने की वजह से, जिस वजह से भी थोड़ी देर ब्लड जाता है, उसके बाद वहां पे एक डार्क ब्राउनिश, ब्लैकिश ब्राउनिश एक जेल बन जाता है और ब्लड रुक जाता है। वहां पे एक तरीके से खिपली बनती है, हाँ, एक खिपली बनती है और ब्लड रुक जाता है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड के अंदर ये फाइब्रिनोजिन होता है जो क्लॉटिंग और कोएगुलेशन का काम करता है, जो वो जम जाता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस बॉडी का नहीं होने देता। तो ये जो ब्लड की प्रॉपर्टी है वो इसी फाइब्रिनोजिन प्रोटीन की वजह से आती है। ये प्रोटीन प्लाज्मा में होता है। तो फाइब्रिनोजिन का काम क्या है? क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। दूसरा जो प्रोटीन हम प्लाज्मा में है वो है ग्लोब्यूलिन्स। ये भी ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है और इसका प्राइमरीली काम होता है, ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। प्राइमरीली बॉडी के डिफेंस, ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिस और आर्मी टाइप की भी कुछ सेल्स होते हैं ब्लड के, जो बॉडी के फायदे के लिए लड़ते हैं। जब बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन एलिमेंट, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया बॉडी में घुसता है या घुसने की कोशिश करता है, जैसा कि आपको मार लग गया, तो अब यहाँ ये फॉरेन बाहर के एनवायरनमेंट से आपका जो है सो कांटेक्ट आ गया, तो जो एनवायरनमेंट में, सॉइल में, पानी में जो कॉन्टेमिनेशन या हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो उनको रोकने का काम ये ग्लोबुलिन्स करते हैं। प्राइमरीली दे हेल्प इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स, फिब्रिनोजिन, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन, ग्लोबुलिन्स इन प्राइमरीली इन ब्लड डिफेंस मैकेनिज्म।
और थर्ड जो हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन जो थर्ड होता है वो है एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स इसका काम है बॉडी जो प्लाज्मा का ये जो ग्लोबुलिन्स है इसका ब्लड का ऑस्मेटिक बैलेंस मेंटेन करना, ऑस्मेटिक बैलेंस मेंटेन करना। तो फिब्रिनोजिन क्लॉटिंग और कोगुलेशन, ग्लोबुलिन्स प्राइमरीली इन बॉडी डिफेंस और एल्ब्यूमिन्स इन ऑस्मेटिक बैलेंस मेंटेन करना। ऑस्मेटिक बैलेंस का मतलब क्या है अब ये समझते हैं। ऑस्मेटिक बैलेंस का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। जैसा कि हमने देखा कि प्लाज्मा में 90 से 92% ऑफ वाटर है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मेंटेन करने का काम इसका है। ये 90 से 92% नीचे जा रहा तो ब्लड में वाटर को लेना ये भी इनका काम है, और बहुत ज्यादा हो जा रहा तो उसको ब्लड से बाहर निकालना ये भी काम इन्हीं का है। लेकिन कभी भी ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर जो सोल्यूट्स है उस पर डिपेंड होता है। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसा कि कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो यहां कहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं, मिट के लिखते हैं। तो ये 3 प्रोटीन्स तो है, उसमें एल्ब्यूमिन का काम है वाटर यानी ऑस्मेटिक बैलेंस मेंटेन करना, लेकिन प्लाज्मा में कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं उनका भी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्ट्स के हिसाब से मेंटेन करना भी एल्ब्यूमिन का काम है। तो प्लाज्मा कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स लाइक सोडियम है हमारे ब्लड के अंदर, फिर कैल्शियम है, कैल्शियम के अलावा उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम भी है, क्लोरीन भी है और HCO3 ये भी है। हमने ये पढ़ा है, याद रखो, इसको याद रखो। ये चीज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है। तो ये सॉल्ट्स हमारे प्लाज्मा का हिस्सा है, ये सब हमारे प्लाज्मा का हिस्सा है और ये सॉल्ट्स है। तो इसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना ये एल्ब्यूमिन का काम है, एल्ब्यूमिन्स। तो ये ऑस्मेटिक बैलेंस मेंटेन करना एल्ब्यूमिन्स का काम है। तो ये जो सॉल्ट्स है ये कम ज्यादा होते रहते हैं, उसके हिसाब से उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन करना भी इसका एल्ब्यूमिन्स का काम है। इसके अलावा हमने देखा कि प्लाज्मा में एक तो वाटर है और दूसरा प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स में 3 प्रोटीन्स है जिसमें हमने देखा फिब्रिनोजिन है, एल्ब्यूमिन्स है और ग्लोबुलिन्स है। इसके अलावा हमने सॉल्ट्स भी देखे। इसके अलावा भी और कुछ चीजें हैं जो प्लाज्मा में पाई जाते हैं, वो है ग्लूकोज, दूसरा है लिपिड्स और अमाइनो एसिड। ये कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी में फ्लो होते रहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशन से हासिल की हुई चीजें। हमने खाना खाया तो उसके अंदर हमने गेहूं की रोटी खाई, हाँ चपाती खाई, उसमें से निकला ग्लूकोज, शुगर बढ़ गई बोलते हैं ना बॉडी में, तो जो व्हीट है उससे हम निकालते हैं ग्लूकोज। लिपिड, आपने जो खाया चपाती उस पर घी लगा के खाई तो उसमें से हमारे बॉडी में फैट गया, फैट से निकला है लिपिड। और अमाइनो एसिड, साथ में आपने अंडा खाया, अंडा
खाया या सोयाबीन की सब्जी खाई या फिर दाल खाई, उसके अंदर से गया प्रोटीन्स और उससे निकला अमाइनो एसिड। तो ये भी हमारे प्लाज्मा में होता है। ये इनका काम क्या है, बॉडी में कॉन्स्टेंटली ये फिरते रहते हैं, इसका काम है बॉडी के अंदर, इसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, इसीलिए ये हमारे बॉडी में हमेशा रहते हैं। ये ऑन ट्रांजिट होते हैं, ऑलवेज ऑन ट्रांजिट। जैसे कि आप पढ़ाई करते बैठे, स्टडी करते बैठे, स्टडिंग जो आप बहुत कम करते हैं, हाँ, स्टडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपका ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है। ब्रेन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप पढ़ रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेन यूज हो रहा है। तो जब ब्रेन यूज होता है तो सबसे ज्यादा उसको ग्लूकोज की जरूरत होती है। हाईली ग्लूकोज कंज्यूमिंग ऑर्गन बन जाता है ब्रेन अपना। ब्रेन को सबसे ज्यादा ग्लूकोज लगता है, तो स्टडिंग कर रहे हैं तो वहां ग्लूकोज यूज हो रहा है। आपका हार्मोन्स बन रहे हैं बॉडी में। आप बच्चे थे, बच्चे से अब आप जवान हो गए, अब आप मर्द बन रहे हैं, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, गर्ल्स के बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन आ रहा है। तो ये जो हार्मोन्स बन रहे हैं उसके लिए लिपिड की जरूरत होती है। और आप जिम जा रहे हैं, आप मसल्स बिल्ड कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इसमें आपके मसल्स की ग्रोथ हो रही है, मसल्स का वेयर एंड टियर हो रहा है, उसको रीबिल्ड करना पड़ रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ रहा है। उसका काम अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड करते हैं। मसल बिल्डिंग, तो ये हमेशा ये हमारे पार्ट का नहीं है हमारे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में है तो क्यों है भाई? बेवजह ही वो सफर पे निकले हैं क्या? हम कहीं जाते हैं तो बेवजह जाते हैं ऐसा घूमने, इंसान जाते हैं ऐसा माइंड फ्रेश होने के लिए, लेकिन ये हमारे जैसे तो नहीं है। तो ये एलिमेंट्स जब बॉडी में है, ऑलवेज ऑन ट्रांजिट है, तो ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो, इसका कुछ ना काम होता है, इसलिए वो फिरते रहते हैं बॉडी के अंदर। और दूसरी बात हम जो देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ क्लॉटिंग और कोगुलेशन आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। हमने देखा फिब्रिनोजेंस जो है ना, उसके अंदर जो क्लॉटिंग और कोगुलेशन का काम है, तो क्लॉटिंग स्पेशल है, ये क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन के जो आइटम है वो ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं। अब कोई बताएगा मुझे इनएक्टिव फॉर्म्स में क्यों होते हैं? गेस करो, सोचो जरा सा। दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा बट इनएक्टिव फॉर्म, बट व्हाई? बताइए। अगरचे वो नॉर्मल कंडीशन में भी अगरचे वो एक्टिव फॉर्म में हो गए, तो अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा ना, फिर ब्लड का काम ही नहीं होगा, जो काम है उसका सर्कुलेट कर रहा है, कोगुलेशन हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, तो फिरेगा नहीं ना। सिंपल सी बात है। इसलिए जब कुछ कट लगता है, जब जख्म होती है, जब उसका काम है क्लॉटिंग करने का, तब वो इनएक्टिव फॉर्म में से एक्टिव फॉर्म में आते हैं। इसीलिए कोगुलेशन का जो आइटम है, फिब्रिनोजेंस से जो फैक्टर्स है वो होते हैं बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में। और जो ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा लिया आपने और इसमें से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव कर दिए, रिमूव, तो ये बन जाता है सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम, ब्लड सीरम। प्लाज्मा प्लस क्लॉटिंग इज प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम। तो ये चीजें हमको याद रखनी है। प्लाज्मा, हमने प्लाज्मा में क्या क्या देखा? स्ट्रॉ कलर है, विस्कस नेचर है, प्लाज्मा का 95% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन्स है। प्रोटीन में हमने देखा फिब्रिनोजेन है जिसका क्लॉटिंग का काम है, फिर हमने देखा ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन का काम है डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी की प्राइमरीली डिफेंस मैकेनिज्म। फिर एल्ब्यूमिन्स जिसका काम है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को मेंटेन करना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे प्लाज्मा में सॉल्ट्स भी है, कभी सॉल्ट्स कम ज़्यादा होते हैं,
सोल्यूट्स है वो उसमें डिजोल्व हुए वाले सॉल्ट्स के हिसाब से वाटर को मेंटेन करना भी ऑस्मोटिक बैलेंस में ही आता है। सॉल्ट्स कौन से है? कैल्शियम देखा हमने, सोडियम देखा हमने, मैग्नीशियम देखा हमने, हाँ, क्लोरीन देखा। तो ये सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से सोल्यूट के हिसाब से वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन करना एल्ब्यूमिन्स का काम है, मतलब ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना। इसके अलावा हमने देखा ग्लूकोज, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये हमारे बॉडी के अंदर ऑलवेज ऑन ट्रांजिट है, तो ये भी प्लाज्मा का हिस्सा है। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्लॉटिंग और कोगुलेशन एजेंट्स जो है प्लाज्मा में, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो प्रेजेंट तो होते हैं फैक्टर्स, ये एजेंट्स फैक्टर्स, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और प्लाज्मा से जब क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल लो तो वो सीरम बन जाता है, ब्लड सीरम। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। हम जो नेक्स्ट पार्ट है जो प्लाज्मा का, मैंने बोला कि फॉर्म एलिमेंट्स जो है, जो 45% ऑफ ब्लड इज फॉर्म एलिमेंट्स, 55% इज प्लाज्मा और 45% फॉर्म एलिमेंट्स का हम लेक्चर कल देखेंगे। तो ये था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन 11th का जूलॉजी का चैप्टर। तो मैं हो सके उतना हर बारीक बारीक डिटेल्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी आपको कुछ चाहिए और आपको करना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। स्टे ट्यून, देखते रहिए जूलॉजिक्स। थैंक यू।